Okay, hello and welcome class. Today we are discussing capital budgeting and we have discussed all the theory part. But to go through the numerical, we must understand the process. So capital budgeting requires at least three estimations. Okay, for numerical any estimation. The first is initial investment क्या है आपका? Initial investment. तो आप बोलेंगे सर इसमें फिर क्या आपने को एस्टिमेट करना है? नहीं, इसमें भी करना होता है। क्या करना होता है मैं बताता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। जो भी कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो, उसका आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है हमारा टर्मिनेशन वैल्यू या टर्मिनेशन कैश फ्लो। टर्मिनेशन वैल्यू का मतलब जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो आप जो उसको स्क्रैप कर रहे हैं ना, प्रोजेक्ट खत्म होगा तो भी कुछ पैसे देकर जाएगा, स्क्रैप वैल्यू उसका, तो वो टर्मिनेशन कैश फ्लो। यानी तीन तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मतलब इन अमाउंट अपने को समझ में आना चाहिए। अब एग्जाम में होता क्या है या न्यूमेरिकल में होता क्या है, ये वैल्यू दिया हुआ होता है डायरेक्टली कई बार आपको कि ये इतना गिवन है, तब तो ठीक है। बट आप जैसे ही कभी अगर इवन सीए फाउंडेशन लेवल का भी अगर एग्जाम देंगे तो वहां पर सब्सिक्वेंट कैश फ्लो यू नीड टू कैलकुलेट, है ना। वो आपको एक 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 स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ होगा और यू नीड टू कैलकुलेट दिस। सो यू मस्ट नो व्हाट इज दिस। चलिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लगता है देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स मैं कह रहा हूं यहाँ पे, है ना, फिक्स्ड एसेट्स। तो यानी जो भी नया सामान खरीदना होगा आपको एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो सारा मशीन, प्लांट, वो जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट ले लेंगे क्योंकि ये सब आप आज टाइम पीरियड में कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। प्लस, और मान लीजिए इसमें मशीन वगैरह ऐसा कुछ लिया जिसमें इंस्टॉलेशन लगता है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये हो गया हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो याद होगा मैंने आपको कहा था दो तरह के बिजनेस कर रहे हैं, एक तो न्यू बिजनेस कर रहे हैं और एक हम ओल्ड बिजनेस में को चेंज कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे न्यू बिजनेस के लिए यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर आप ओल्ड बिजनेस कर रहे हैं तो इसके बाद में ना थोड़ा रेड कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये न्यू बिजनेस के केस में हम बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें हम अपना पुराना सामान को बेच रहे हैं और फिर नया धंधा शुरू कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तो इनिशियल में क्या होगा, हम मान लीजिए पुरानी फैक्ट्री को बेचेंगे तो उससे भी तो पैसा आएगा, है ना, उससे भी तो पैसा आएगा। तो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट, उसको माइनस कर देंगे, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं क्लास, क्योंकि वो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं। मान लीजिए 50 लाख रुपए का रिटर्न। ये हो गया नया सामान, 50 लाख का, और 10 लाख रुपए पुराना सामान बेच के आ गया, तो 10 लाख कम हो गया ना 50 लाख में, तो अब 40 लाख ही देना होगा ना, मतलब 40 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा ना। यस सर। आ रही बात समझ? ओके ओके। यस सो सर। हाँ, हो गया। लेकिन ओल्ड एसेट जब बिकता है ना तो दो चीजें होती है बच्चों। क्या होती है? दो चीजें होती है। एक, आपको इसमें फायदा हो जाए, बुक वैल्यू से ज्यादा मिल जाए आपको, ग्रेटर देन बुक वैल्यू मिल जाए, और लेस देन बुक वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आपके पास जो ओल्ड एसेट है, मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है और आपको मिल गया 1.5 लाख रुपए मार्केट में, मिल सकता है, क्यों नहीं, बार्गेन करेंगे स्क्रैप बेचते समय। 1.5 लाख अगर मिल गया तो 50,000 आपका क्या बन गया, 50,000 क्या बन गया, कैपिटल गेन, जो मैं कह रहा था आपको। बिल्कुल। कैपिटल गेन टैक्स क्या अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो उस टैक्स को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। जो भी वैल्यू, मान लीजिए 30% है तो 15,000 रुपए माइनस होगा, तो अपने को नेट वैल्यू कितनी मिलेगी, 35,000। ठीक है, और अगर लॉस हुआ, मतलब बुक वैल्यू 1 लाख है, मिला 80,000, तो 20,000 का लॉस हुआ ना अपने को। तो इससे क्या होगा, सेविंग, क्या होगा, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग ऑन, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस।
टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। टैक्स ऑन कैपिटल गेन माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। कलर से लिखता हूं, जो कि बहुत सारे बिजनेस में लगता है, बहुत में नहीं लगता है। प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल इफ एनी। ऐसा कोई बिजनेस, अब जैसे दुकान बढ़िया हमने खोल लिया, लोग अच्छे रख लिए, चमकदार लोग बढ़िया, लेकिन क्या मेरा बिजनेस शुरू हो गया? नहीं, मुझे स्टॉक रखना होगा, है ना, मुझे सामान रखना होगा, तभी तो लोग आएंगे खरीदेंगे। तो उसी तरह से फैक्ट्री सिस्टम में भी अगर आप ऐसा कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं या एड ऑन कर रहे हैं, तो भी आपको उस बिजनेस के लिए जो वर्किंग कैपिटल है, रॉ मटेरियल खरीदना है ना, इनिशियल जो खर्चे लग रहे हैं उसको, रॉ मटेरियल खरीदना है से लेकर जो भी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी है आपकी, तो वो सब आपका किसका पार्ट है? आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ही वो पार्ट होगा। हो सकता है आपने जो बिजनेस अभी खोला है, अभी आपको उधार में देना पड़े, तो आपके ये डेटर्स हो गए, तो इनको पैसे मतलब उधार में माल बेचना पड़े, है ना, तो वो तो आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल है आपका। ठीक है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से, ये आपने देख लिया, यहां तक क्लियर है किसी को? सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में सेल है अपने पास, जो सामान बेचा वही है रिवेन्यू हमारा। ठीक है, लेकिन वो सारा रिवेन्यू तो अपना नहीं हो जाएगा, कैश फ्लो अपना नहीं हो जाएगा, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उसको काटना पड़ेगा। क्या है? तो जितने हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो सबको लिख देता हूं मैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट देना है, सैलरी देना है, या जो भी खर्चे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल से लेके कुछ भी हो सकता है, बिजली बिल, है ना, सब। ठीक है। और क्या करें? हम डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। हम जो न्यू एसेट्स खरीदे थे ना, ये न्यू एसेट, इसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्यों डेप्रिसिएशन लगाते हैं? हालांकि वो, ये अगर आप देखेंगे, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, ये आपका जो है कैश आइटम्स है। क्या है? कैश आइटम। ये क्या आपका नॉन कैश आइटम है। यहां तक किसी को डाउट है? लेट मी नो। डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया? क्योंकि अभी टैक्स देना है ना, हम यहाँ टैक्स दे देंगे, तो टैक्स भी अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। अब हमारा टैक्स अमाउंट माइनस हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम था ना, एक्चुअल में कुछ डेप्रिसिएट नहीं हुआ, मतलब डेप्रिसिएट हुआ, जेब से कुछ खर्च नहीं हुआ, है ना, नॉन कैश आइटम है। तो बाद में हम क्या करेंगे? इस डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, तो ये अमाउंट मेरा बन जाएगा वो वाली कैश फ्लो जो मैं दिखाता हूँ साल की। पहले साल मेरे को रिटर्न आएगा 2 लाख रुपए, है ना, और दूसरे साल अपने को रिटर्न आएगा 3 लाख रुपए। तो कहाँ? ठीक है। अच्छा, और अगर किसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो भी माइनस कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रख रखाव में और कोई खर्चा या किसी भी तरह का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो माइनस करें। ठीक है। सो द थिंग इज ये। अच्छा, एक चीज और है जो टैक्स कैलकुलेशन से पहले लगता है, वो है इंटरेस्ट। अगर आपने उधार ले लिया है पैसा, तो इंटरेस्ट भी तो देना होगा, तब टैक्स माइनस करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो मैंने बेवकूफी नहीं की, मैंने जानबूझ के किया। इंटरेस्ट यहाँ हमारे कैलकुलेशन में, इसको हम क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। आज मैं आपको वो डिफरेंस भी बताऊंगा इस एग्जांपल से कि क्यों एक अकाउंट्स और एक फाइनेंस अलग अलग है। कई बार हमारे डिस्कशन में कॉलेज में कहते हैं अकाउंट के फैकल्टी से ही फाइनेंस पढ़वा लो। अरे, अकाउंट्स और फाइनेंस हिंदी और इंग्लिश के बराबर डिफरेंस रखता है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम की तरह इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ा सकता है, फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ा नहीं, नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों का नियम मतलब काम अलग अलग है। अकाउंटिंग एक प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फॉर्मेट है, उस पर काम करना है। जबकि फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पर काम कर रहा है। और डिसीजन मेकिंग अगर किसी एक अकाउंटिंग मेथड से हो जाता तो सॉफ्टवेयर कर देता डिसीजन हमारे लिए, हमको करना ही नहीं पड़ता। हम इंसानों की जरूरत क्यों है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि वी नीड टू सी एन नंबर ऑफ थिंग्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। तो ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में अब यहां मैं अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं।
तो इनडायरेक्ट मेथड में मान लीजिए मेरे अकाउंटेंट ने, मैं फाइनेंस मैनेजर हूं कंपनी में और कोई चीफ अकाउंटेंट है, उसने मेरे को नेट प्रॉफिट बता दिया। क्या बता दिया? नेट प्रॉफिट। मैं क्या करूंगा, यहां पे जैसे डेप्रिसिएशन ऐड कर, उसने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला? प्रॉफिट आफ्टर मतलब पेमेंट, क्या अर्निंग, उसने प्रॉफिट कैसे निकाला होगा? पैट निकाला होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसने क्या निकाला होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, ये सब। तो इंटरेस्ट टैक्स सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, सॉरी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, ये सबको माइनस करने के बाद जो अर्निंग बचता है, उसमें से टैक्स निकाल देते हैं, है ना? उसमें से क्या करते हैं? टैक्स निकाल देते हैं। उसके बाद हम उसके बाद जो वैल्यू आती है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा। सो उसने मेरे को ये वैल्यू अगर बताई है तो मैं यहां क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, है ना? नॉन कैश आइटम है, तो उसको मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा? मैं इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा, लेकिन कितना? इंटरेस्ट ऐड करूंगा 1 माइनस टैक्स रेट, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये एज इट इज माइनस। नाउ सी दिस। अब ये क्या आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया? सेल माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या हो गया? फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स प्लस वेरिएबल, ठीक है। माइनस हमने किया डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस किया हमने टैक्स। तो अपने को यहां क्या मिल गया? क्या मिल गया? कैश या कैश फ्लो अपना आ गया, है ना? कैश फ्लो आ गया, नेट कैश फ्लो। फिर हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया ग्रॉस कैश फ्लो। ठीक है क्लास, यहां तक कोई डाउट? लेट मी नो। और दोनों में ना माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी नहीं मैं टच कर रहा हूं, ठीक है, यहीं तक टच कर रहा हूं। तो मान लीजिए हमारा नेट कैश फ्लो, ग्रॉस कैश फ्लो हमारा है या थोड़ी देर के लिए अभी डेप्रिसिएशन को भी टच नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट आपको सिखाना है ना, इसलिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं डेप्रिसिएशन जीरो करता हूं, इसको भी जीरो करता हूं। तो मेरा ग्रॉस कैश फ्लो यहाँ कितना है? मान लीजिए ग्रॉस कैश फ्लो है 66,000। कैसे आया? कैसे आया? यहां तक की वैल्यू आई 1,10,000। मान लीजिए ये हमने ले आए, टैक्स एट दी रेट 40% ले लिया, तो ये हो गया 44,000। तो कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे? 56 10 66। कितने पैसे बचे? 66। यहां तक क्लियर है? लेट मी नो। यस सर, यस। ये डायरेक्ट मेथड। हाँ, अब इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया? हमको नेट प्रॉफिट बता दिया। किसने? मेरे अकाउंटेंट ने, कि सर नेट प्रॉफिट ना दिया है 60,000। और ये कैसे निकला होगा? हमारा तो नेट प्रॉफिट 66 आ रहा है टैक्स देने के बाद, उसका टैक्स देने के बाद 60 आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? आप सोचिए, नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? उसने ना इंटरेस्ट, इधर दिखाऊं मैं, 1,10,000, 1,10,000 यहां तक तो सेम है, उसका भी सेम होगा। फिर उसने ना इंटरेस्ट माइनस किया होगा। क्या किया होगा? माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है मान लीजिए 10,000 रुपए, ये दिया है गिवन। तो सॉरी 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए टैक्स माइनस करेंगे एट दी रेट 40%। तो 40% कितना हो गया? 40,000। तो अब उसका कितना बन गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन गया? नेट प्रॉफिट 60,000। ये देखिए, ये आया समझ में? हमने क्या किया था? अपने डायरेक्ट मेथड में
यहां पर हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया है। किया क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन? नहीं किया है। नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? इसीलिए नहीं किया है सर, क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट देना फाइनेंशियल वीकनेस है कंपनी का, ना कि मैं जो प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहा हूं एज ए फाइनेंस मैनेजर, मेरे प्रोजेक्ट की वीकनेस नहीं है। अगर मैं लोन नहीं लिया होता तब तो यही होता 66,000। यहां पर भी नेट प्रॉफिट भी ये वाला नेट प्रॉफिट भी 66,000 आ रहा होता। तो मेरा प्रोजेक्ट का वीकनेस नहीं है वो, इसलिए मैं प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकिंग में कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन मेकिंग में इस वक्त मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूं, मेरे सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में खास करके, है ना। आगे लूंगा मैं, लेकिन सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में उसका कैलकुलेशन नहीं ले रहा। अब देखिए यहां फिर से देखिए, मैं बताता हूं 1/10 ये वही है जो यहां आया था। इसके बाद मैंने सीधा टैक्स निकाल दिया मैंने एज अ फाइनेंस मैनेजर, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, वो तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करेगा ना, तो उसने क्या किया, पहले इंटरेस्ट को माइनस किया 10,000 को, 1 लाख आया, फिर उस पर टैक्स निकाला 40,000, उसका पैट आया 60,000। ठीक है, तो अब मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर इस अमाउंट तक कैसे पहुंचूंगा, 66,000 तक कैसे पहुंचूंगा? तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे है हमारा 0। ठीक है, तो ये हो गया 60,000। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, प्लस करूंगा मैं इंटरेस्ट को, और कितना करूंगा, 1 माइनस टैक्स रेट के बराबर करूंगा। तो इंटरेस्ट कितना दिया, हम पूछे अकाउंटेंट से, भाई साहब इंटरेस्ट कितना दिया, बोले सर 10,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, टैक्स रेट कितना है, 40%, तो 10,000 का 60%, तो 10,000 का 60% कितना हो गया, 6,000 रुपए। इसको हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा 66,000। ठीक है, किसको किसको ऐड कर दें, ये अमाउंट में हम ये अमाउंट ऐड करें, ये इंटरेस्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है टर्मिनल कैश फ्लो या टर्मिनेशन कैश फ्लो, या हम इसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू एसेट, यानी जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो उसकी स्क्रैप वैल्यू। और यहां पर भी फिर वही कैलकुलेशन होगा कि बुक वैल्यू से ज्यादा अगर आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होगा, और अगर नहीं मिलता है तो मतलब जितना इस आपकी बुक वैल्यू से कम मिलता है तो कैपिटल लॉस में टैक्स सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आपको लिखना है। और एक आखिरी चीज जो आपको यहाँ मिलता है वो है वर्किंग कैपिटल। ये भी अगर आपके पास स्टॉक, एडिशनल स्टॉक बचा हुआ है, आपके पास रॉ मटेरियल बचे हुए हैं, तो उसको भी आप बेच देंगे, या फिर इसको आप इस तरह से समझिए कि आप हर साल, मान लीजिए 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो आप हर साल उधार में लोगों को दे रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड किया था। वो जो मान लीजिए 50,000 का माल आपको हर बार उधार देना पड़ता था, तो अब तो उधार नहीं देना होगा ना, तो वो 50,000 तो आएगा ना वापस, जब हमने अब प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैसे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट गिवन, और अगर ये तब हम यूज करेंगे रेड वाला जब न्यू बिजनेस, सॉरी ओल्ड बिजनेस को हम रिप्लेस कर रहे होंगे या मॉडिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तब हम ये वाला काम पे, अदरवाइज सिर्फ इतने से अपना काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू एस्टिमेट इज सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो आपको एस्टिमेट करना है। तो अगर आपके पास हर बार सेल, फिक्स्ड, वेरिएबल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और टैक्स रेट दिया हुआ है, तो आपको ये पूरा काम करना होगा, तब जाकर आप सब्सिक्वेंट कैश फ्लो तक पहुंचेंगे। और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट सीधा सीधा दिया रहेगा और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, तो आपको ये मेथड से सब्सिक्वेंट कैश फ्लो तक पहुंचना है। तो अभी तक आप लोगों ने जो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस किए होंगे उसमें डायरेक्टली ये कैश फ्लो और ये ईयर आपको दे दिया गया है, बोलते सीधा एनपीवी निकालो। आपको क्या करना है, 10% से आपने डिस्काउंट का एनपीवी निकाल दिया। यहां पर आपको ये निकाल कर लेकर आना है, ये 2 लाख 3 लाख आया कहां से, इस मेथड से निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, और लास्ट में टर्मिनेशन कैश फ्लो, जो भी स्क्रैप वैल्यू का उसको। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा पैसा जाता है तो इसको हमेशा कैश आउटफ्लो कहेंगे। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो हमेशा आता है तो ये पॉजिटिव है कैश फ्लो, टर्मिनेशन कैश फ्लो भी पॉजिटिव। सो आपका जब आप टेबल बनाएंगे, इतना एक्सरसाइज करने के बाद आप टेबल बनाएंगे ईयर, है ना, कैश फ्लो, तो आपने 1 2 3 4 5 किया,
तो 1 में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये लिखा। 2 में हमारा कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3, कैश फ्लो 4, अच्छा 0, ये 0 ईयर पे लिख देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और फिर ये कैश फ्लो 5, ठीक है। और कैश फ्लो 5 के साथ साथ इसी साल आप टर्मिनेशन वैल्यू भी आ जाएगा, तो यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम दी टर्मिनेशन टी। तो ये इतने सारी चीजें पहले आपको निकालनी पड़ेंगी। तो न्यूमेरिकल में कई बार ये इंफॉर्मेशन पहले से दिया रहता है, आपको सीधा एनपीवी कैलकुलेट करना है, आईआरआर कैलकुलेट करना है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में आपको ये निकालनी पड़ती है, चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, एंड देन यू नीड टू फर्दर एक्सरसाइज टू एनपीवी, आईआरआर, और व्हाटएवर द क्वेश्चंस, पेबैक पीरियड, और व्हाटएवर द गिवन इज। ओके।